हेलो चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने लास्ट क्लास में समझे थे और हमने देखा था दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, आज हम चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे और पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। क्लास में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को भी समझा था, जहां हमने देखा था दैट एक कुछ प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करते हैं, उसको एक टाइम फ्रेम में डालते हैं और वो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करते हैं विद इन अ टाइम फ्रेम बाय प्लान्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है कंट्री के पास, उनको यूज़ करके वी ट्राई टू अचीव सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ टाइम फ्रेम। आगे चलते हैं। आज हमें करना है बच्चों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। इसको समझने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाते हैं इंडिया की प्लानिंग के। प्लानिंग शुरू कहाँ से हुई बेटा? 1950 में एक इंस्टीट्यूशन इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ओके, इन 1950 एक प्लानिंग कमीशन करके इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया जिसको काम दिया गया इंडिया में कि वो प्लान बनाएंगे और प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है बेटा? बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ओके, whosoever is the prime minister, he or she remains the chairman of planning commission। अभी हुआ क्या बेटा, रिसेंट टाइम्स में प्लानिंग कमीशन को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह नया इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी कमीशन। ओके, और इसका फेमस नाम आपने कभी कहीं सुना भी होगा जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। राइट नाउ ये इस्टेब्लिश हुआ बेटा 2015 में। 2015 में पॉलिसी कमीशन स्टार्ट हो गया और प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया इंडिया में। ओके, बट प्लानिंग स्टार्ट हुई थी आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1950। और जो बेटा चेयरमैन ऑफ पॉलिसी कमीशन है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। राइट नाउ पॉलिसी नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ओके, अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। देखिए बेटा, प्लानिंग जब भी हमें करनी थी इंडिया के लिए तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या अचीव करना है और शॉर्ट टर्म में हमें क्या अचीव करना है, ये टारगेट्स रखे गए, ऑब्जेक्टिव्स रखे गए। उसी के हिसाब से प्लानिंग भी हुई। जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी उसको हमने नाम दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ओके, और जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी उसको हमने नाम दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग। ये जो प्लान्स थे ये थे जनरली 20 ईयर्स के लिए। ये 20 ईयर्स में हमें इंडिया में क्या अचीव करना है, टारगेट्स फॉर द 20 ईयर्स। इन्हीं को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते थे। 5 ईयर प्लानिंग भी स्टार्ट हुई जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट 5 ईयर प्लान। दीज वर द शॉर्ट टर्म प्लान्स। ओके, शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक गोल्स रखते थे दैट दीज आर द गोल्स विच वी हैव टू अचीव इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के गोल्स को रखा जाता था। ओके, एंड ये जो होते थे सेक्टर स्पेसिफिक लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। इन सेक्टर को स्पेसिफाई करके इनके ऊपर टारगेट करके ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे कि प्राइमरी सेक्टर को क्या अचीव करना है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या अचीव करना है। वो थे हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान मेनली फॉर द 5 ईयर्स। ओके, आगे चलते हैं। अभी टुडे वी हैव टू डू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मीन्स लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स हमें आज करने हैं।
क्या लॉन्ग टर्म गोल सेटअप किए गए इंडिया के लिए? सेटअप किए गए जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, और वी कॉल इट सेल्फ सफिशिएंसी. ओके, दीज वर द 4 लॉन्ग पीरियड गोल्स जो हमने सेटअप किए 1950 में कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमें ये अचीव करने हैं. इसको लर्न करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म बनाए हुए इसके जेम्स. ओके, जी फॉर जीडीपी ग्रोथ, ई फॉर इक्विटी, एम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एस फॉर सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंसी. अब डिटेल में 1 बाय 1 लॉन्ग टर्म गोल्स को समझ लेते हैं हम लोग. फर्स्ट इज द जीडीपी ग्रोथ. अब देखिए बच्चों, जीडीपी क्या होता है इसको समझ लेते हैं. हमने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है. शॉर्ट में अगर हम बोले, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन अ ईयर. एक साल में टोटल प्रोडक्शन जो इंडिया में हुआ उसकी क्या वैल्यू है इन मॉनिटरी टर्म्स, दैट विल बी कॉल्ड एज द जीडीपी. ओके, और अगर हम बोले जीडीपी ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन द जीडीपी, व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 2018 में इंडिया का जीडीपी था लेट सपोज 100 रुपीज़. ओके, और 2019 में इंडिया का जीडीपी इंक्रीज हो गया और वो हो गया 106 रुपीज़. ओके, सो व्हाट इज़ द ग्रोथ इन द जीडीपी? अगर आप बोलोगे मॉनिटरी टर्म्स में तो आप बोलोगे कि जीडीपी जो ग्रोथ है वो कितना है. You will say that there is a growth of 6 rupees. Okay, this is GDP growth. और इसी को अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बोले, so we will call it 6% growth in the GDP. Okay, so ये है GDP growth, right? अब GDP growth को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्यों रखा गया? बिकॉज 1947 और उस टाइम पीरियड में जो इंडिया का GDP था वो बहुत ही लो था, बहुत ज़्यादा लो. ओके, और वो स्टैगनेंट हो गया था, बढ़ नहीं रहा था, राइट. सो इसीलिए इसको लॉन्ग पीरियड गोल रखा गया दैट इंडिया का जीडीपी लॉन्ग पीरियड में हमें काफ़ी ऊपर लेकर जाना है. ओके, सो इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस. कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, अगर इंडिया की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हम इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्शन कम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा लेते हैं, सो जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड जीडीपी इज अ इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, दैट आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग. सो वो कैसे पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है? वो कैसे, कहाँ वो पता चलता है? जीडीपी से. ओके, जब आप बताते हो दैट योर जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट 2%, ओके, दैट कंट्रीज जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट 3%, दैट अदर कंट्रीज जीडीपी इज इंक्रीजिंग एट 5%, तो इससे पता लगता है कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है या किसी दूसरे देश में ग्रोथ हो रहा है. ओके, और अगर हम समझना चाहे तो हम कह सकते हैं दैट जीडीपी इज लाइक अ केक. इफ साइज ऑफ दिस केक इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा? मोर पीपल कैन एंजॉय. ओके, सो इफ जीडीपी इज लाइक अ केक, अगर जीडीपी को हम बोले दैट जीडीपी इज लाइक अ केक. ओके, सो ये केक को क्या है, कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लोगों को. सो लोगों को कुछ शेयर मिलेगा इस केक का, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. अगर इस केक का साइज बढ़ जाता है, सो इससे होगा क्या? लोगों के पास जो शेयर रिसीव होगा वो भी ज़्यादा रिसीव होगा. ओके, सो लोगों को, पीपल कैन एंजॉय मोर इफ द जीडीपी इंक्रीजेस. ओके, एंड प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू एंजॉय मोर वेराइटी इन लाइफ. दे ऑल्सो से दैट इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर वेराइटी इन लाइफ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सो यू शुड प्रोड्यूस मोर. प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए. ओके, अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखें, इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से अगर परचेज करने के लिए जाते हो तो एक ही सेम प्रोडक्ट के आपको बहुत वैरायटी ऑफ आइटम्स मिल जाते हैं. डिफरेंट कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. अगर हम किसी भी प्रोडक्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट सोप्स, इफ़ यू टॉक अबाउट शैम्पूज, इफ़ यू टॉक अबाउट कार्स,
राइट। सो ये सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आ गई है। सो इससे हो क्या रहा है, प्रोडक्शन, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और लोगों को सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट वैरायटीज भी मिल रही है एट द सेम टाइम। सो दिस एड्स अप टू द जीडीपी, कंट्री के जीडीपी में ही वो ऐड हो रहा है। और वी कॉल इट स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। अब स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द जीडीपी। वी हैव मेनली 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसको हम बोलते हैं कंट्री का स्ट्रक्चर। क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब ये सेक्टर्स का क्या है, देखिए इन तीनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। सो इन तीनों सेक्टर्स के अगर हम प्रोडक्शन को ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम नथिंग बट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। वही क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्शन बन जाएगा। और इस टोटल प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सो अगर ये तीनों सेक्टर्स हमारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सो इससे होगा क्या, कंट्री का जीडीपी भी इंक्रीज होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द जीडीपी ग्रोथ एज अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं। ओके, अब आवर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल इज इक्विटी। इक्विटी बेटा इन अकाउंटेंसी अलग होता है, बट इन इकोनॉमिक्स इक्विटी का मीनिंग अलग है। इक्विटी लॉन्ग टर्म गोल इस्टेब्लिश करना है देश में, उसको समझने के लिए एक बार हम देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। बेटा इनइक्वालिटी इज ऑपोजिट ऑफ इक्विटी। अब इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है, देखिए इनइक्वालिटी कहता है दैट द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज इंक्रीजिंग। क्या मतलब हुआ इसका, कि रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। कि अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, या फिर अपने गरीबी के लेवल पे ही वो रुक गया है। ओके, अब इस इनइक्वालिटी को समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, दोनों से आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये इनइक्वालिटी क्या है और इक्विटी का गोल लॉन्ग टर्म में हमें कैसे अचीव करना है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है जीडीपी का। अभी पीछे हमने देखा दैट इफ वी कैन कंसीडर जीडीपी एज अ पीस ऑफ केक, ओके, एज अ केक, ठीक है। अब अगर जीडीपी एक केक की तरह है तो इस केक का बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा, राइट। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारी क्लास में लेट सपोज 30 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके। अब मैं 30 स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भैया ये केक को डिवाइड करना है। अब इस केक का डिवीज़न होगा कैसे, कि इस केक का जो 50% पोर्शन है वो तो 5 लोगों को मिलेगा और बाकी का जो 50 पोर्शन है वो बचे हुए 25 लोगों में बटेगा। तो आपको कैसा लगेगा, आप कहोगे दिस इज रॉन्ग, ये तो गलत है, ओके। सो ये जो रॉन्ग है, इस रॉन्ग को ही हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, राइट। कि ये जो केक का जो शेयर था वो सब में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। अब यहीं से इनइक्वालिटी अराइज होनी शुरू हो जाती है कि इन आवर कंट्री जो जीडीपी का बेनिफिट है वो इस तरीके से ही डिवाइड होता है कि कुछ जो अमीर लोग हैं, कुछ जो रिच लोग हैं, उसके पास उसका मैक्सिमम शेयर चला जाता है और बाकी की जो बची हुई पॉपुलेशन है उसके पास बचा हुआ शेयर जाता है, ओके। इस वजह से रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखिए दैट एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैक्ट्री में एक गरीब वर्कर काम कर रहा है और फैक्ट्री का मालिक भी है। अब आप ओवर द पीरियड देखेंगे कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो तो और ज़्यादा अमीर हो गया, बट जो फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर है वो गरीबी के जिस लेवल से शुरू हुआ था
या तो उससे और नीचे आ गया या उस सेम गरीबी के लेवल पे ही वो रुक गया है। अब इससे क्या देखने को मिला हमें कि जो रिच और पुअर का गैप होगा, जो मालिक और जो वर्कर के बीच का जो गैप होगा वो ओवर द पीरियड और बढ़ जाएगा, कि जो फैक्ट्री का मालिक होगा वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, वो और ऊपर चला जाएगा, बट जो वर्कर जिस गरीबी के लेवल से शुरू किया था उसने, वो या तो वहीं रह जाएगा, उनके बीच का जो गैप है और ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर भी ये भी गलत हो रहा है कि अगर वर्कर है तो उसका लेवल भी बढ़ना चाहिए, इफ़ ओनर का जो लेवल है वो बढ़ता है तो, राइट। तो यही इक्विटी का गोल हमें अचीव करना था कि ये जो रिच और पुअर के बीच का जो गोल है वो किस तरीके से हम कम कर सके। ओके, सो रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ओके, अब यहाँ पर बोलते हैं बाय अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शन है देश के, जो गरीब लोग हैं, उनको ऊपर उठाया जाए थ्रू डिफरेंट मेजर्स। ओके, अब ये काम किसका था? सोशलिस्टिक पैटर्न का। अब सोशलिस्टिक पैटर्न क्या बोलते हैं देखिए बच्चों, सोशल वेलफेयर। ओके, हमने आपको याद होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो किया था। तो सोशलिस्टिक पैटर्न जो है वो बोलता है सोशल वेलफेयर भी होगा। ओके, अब सोशल वेलफेयर में क्या है कि वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट किया जाए सो दैट जो इनइक्वालिटी की वजह से जो गैप क्रिएट हो रहा है रिच और पुअर के बीच में वो रिड्यूस हो सके। ओके, वो कह रहे हैं एंड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि और बेटर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इकोनॉमिक पावर का। अभी इकोनॉमिक पावर क्या होती है देखिए, इकोनॉमिक पावर का क्या मतलब है दैट हम लोग जो देश के पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उसको जो वो लोग डिज़र्व करते हैं सैलरीज, जितना पैसा वो डिज़र्व करते हैं अपने काम के लिए उतना पैसा उनको दिया जाए सो दैट उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ओके, उससे होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और जो उनके परचेज करने के डिसीजंस हैं वो खुद ले सकेंगे, राइट। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी कम हो जाएगी। ये है इकोनॉमिक पावर। ओके, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो कि इकोनॉमिक पावर भी उनकी बढ़ सके वीकर सेक्शंस की। ओके, अब देखते हैं हम लोग देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस। अभी डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस क्या बोलता है दैट सोशल जस्टिस होता है सामाजिक न्याय। ओके, अब आपको अगर सोशल जस्टिस को समझना है तो आपको सोशल इनजस्टिस को भी समझना पड़ेगा। अभी सोशल इनजस्टिस क्या होता है? सामाजिक अन्याय, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक जो लेबर है, जो वर्कर है फैक्ट्री में, उसको वो जो डिज़र्व करता है सैलरी, वेजेस, वो उसको नहीं मिलती है, वहाँ उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। दैट इज़ सोशल इनजस्टिस। ओके, और भी सोशल इनजस्टिस कहाँ होता है? जहाँ पर हम लोग देखते हैं दैट एजुकेशन। अब एक रिच जो है हमारे देश में वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों के लिए, बट एक जो पुअर वर्कर है, लेबर है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में भी क्या है कि देयर इज़ अ रिच पर्सन हु कैन अफोर्ड अ गुड हेल्थ केयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, और दूसरी जगह पर क्या है, एक पुअर वर्कर है जो अपने लिए हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पे गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना पड़ता है उसके लिए। और एजुकेशन के पार्ट में भी गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाते हैं जिससे कि उस गरीब वर्कर को या गरीब लेबर को भी एजुकेशन, अपने बच्चों की जो एजुकेशन है वो देने का पूरा मौका मिल सके। ओके, सो दिस इज सोशल इनजस्टिस। अब ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट देश का हो जाएगा। डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा? यहाँ पर देखें हम, हाई ग्रोथ, जीडीपी बढ़ा लो, ओके, प्रोडक्शन बढ़ा लो देश का, ओके, हो जाएगा डेवलपमेंट। मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप ले आओ, डेवलपमेंट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप कर लो, डेवलपमेंट हो जाएगा। बट सोशल जस्टिस के साथ अगर अचीव करोगे डेवलपमेंट को,
तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि वो कहना चाहते हैं हाई ग्रोथ तो हो गया, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आपने अडॉप्ट कर ली, बट अगर फिर भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो आपने जो सही डेवलपमेंट का पाथ था उस पर आप नहीं चले, वो आपने अचीव नहीं किया। तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर आपको कि विद डेवलपमेंट सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, ओके। इसीलिए इक्विटी को उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल रखा अपना ड्यूरिंग प्लानिंग, ओके। आई होप आपको ये इक्विटी समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल इज मॉडर्नाइजेशन। अभी मॉडर्नाइजेशन क्या है, देखिए मॉडर्नाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। एक तरफ हमने बोला दैट बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइज होना, इसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं कि नई टेक जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, नई इन्वेंशंस है, ओके, उसको वो टेक्नोलॉजी को परचेज करके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सके अपने देश का, दैट इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। और दूसरे पार्ट में क्या है, दैट चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, जो हमारे सोच है, जो हमारी सोच विचार है उसमें भी चेंजेस आना, राइट। जैसे आपको पता है बेटा कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के माइंडसेट में चेंज लाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, ओके। सो बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स, ऐसे सीड्स जो है यूज़ करना जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, ओके। ऐसी मशीन फैक्ट्री में लाना जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और चेंजेस इन सोशल आउटलुक की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एज मैन, जैसे अधिकार मैन के हैं वैसे ही वुमेन के भी होने चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस, वुमेन के टैलेंट को भी यूज़ किया जाए वर्क प्लेस में, दैट सोसाइटी विल बिकम अ प्रॉस्पेरस सोसाइटी, ओके। वही सोसाइटी कैसी हो पाएगी, बड़ी प्रॉस्पेरस हो पाएगी सोसाइटी, ओके। दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो लॉन्ग टर्म में हमें अचीव करने थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस पर। सेल्फ रिलायंस एज अ लॉन्ग टर्म गोल। अब हमने देखो बेटा शॉर्ट टर्म बनाए थे, शॉर्ट फॉर्म बनाए थे इसके जेम्स के, GEMS। जी था बेटा GDP ग्रोथ हमने कर लिया, E से इक्विटी हमने कर लिया, M से मॉडर्नाइजेशन हमने किया। नाउ लास्ट जो है वो करना है हमें सेल्फ रिलायंस, ओके। अब ये सेल्फ रिलायंस क्या है, देखिए बच्चों सेल्फ रिलायंस है खुद पे डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना। नाउ व्हाट इज दिस, इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज it will give rise to foreign interference in India's policy and political matters। अब अगर हम लोग फूड सप्लाईज के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उस वजह से जो फॉरेन कंट्रीज, जिन फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं वो फॉरेन कंट्रीज का हमारे देश में, हमारे देश की जो पॉलिटिकल मैटर्स है उसमें भी वो लोग इंटरफेयर करेंगे, राइट। ऐसा पीछे कई बार हुआ भी था दैट हम लोग अपने फूड ग्रेन्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहा करते थे। तो कई बार हमारी जब पाकिस्तान के साथ वॉर हो जाती थी तो वहाँ पर अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव बनाता था कि अब वो वॉर को ख़त्म करे, अदरवाइज दे विल स्टॉप आवर फूड सप्लाईज। इस तरीके से वो लोग हमारे पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर किया करते थे बिकॉज दे नो दैट हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है फूड सप्लाईज के लिए, ओके। अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अगर हम सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, खुद के ऊपर निर्भर हो जाएंगे फूड सप्लाईज और इवन टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी, तो उनका जो उनका जो इंटरफेरेंस है हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस हम लोग ले पाएंगे, ओके। सो रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़। इससे होगा क्या, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, स्पेशली फॉर फूड। द फर्स्ट 7 5-year plans gave importance to self reliance by avoiding import and produce domestically। जो पहले 7 5-year plans थे उसमें इस लॉन्ग टर्म गोल को काफ़ी हमने
अचीव भी किया बाय अवॉइडिंग इम्पोर्ट को काफ़ी हमने अवॉइड किया और अपने ही देश में फूड ग्रेन्स और टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करने की कोशिश की और हम काफ़ी सक्सेस भी हुए उसमें। ओके, दिस इज़ द गोल ऑफ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस। ओके, आज के लिए बच्चों इतना ही छोड़ते हैं हम लोग। जो शॉर्ट पीरियड गोल्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।